नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे आप सभी? आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए बच्चों, क्लास 10 की साइंस का हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसका एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट चैप्टर का। ये आपका सेकंड पार्ट है। इसमें जो आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन थी वो आपका टॉपिक चल रहा था, जिसमें मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा दी थी, जिसमें दो रिएक्टेंट मिलके एक आपका प्रोडक्ट बनाते हैं। अब फर्स्ट लेक्चर का आपका सेकंड पार्ट, इसमें ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर जो आपकी चीजें बढ़ती जाएगी आगे उस तरह हम चीजों को डील करते चलेंगे। चलिए, जैसे हमने बात की थी आपकी कंपोजिशन रिएक्शन, या फिर सिंपल हम मान लें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कुछ भी आप नाम देख सकते हो। दोनों नाम कहीं कहीं भी जाते रहे, आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही नाम मिलेगा मिलने को। तो जैसे उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था, देखिए बच्चे, उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी कोई भी दो रिएक्टेंट, जैसे मान लो ए रिएक्टेंट और ए के पास बी, ये दोनों मिलके कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब दो के कॉम्बिनेशन से एक फाइनल प्रोडक्ट बनता था, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, नाम भी रखा है। सेकेंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। इसका मीनिंग क्या है पहले वो देख लो। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी उसके जस्ट अपोजिट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, कोई भी दो रिएक्टेंट मिलकर फाइनल आपके प्रोडक्ट बनाते थे। लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक प्रोडक्ट दो रिएक्टेंट में टूटेगा। इस तरह मान लो, मीन्स मान लो कोई भी एक एलिमेंट है सी, इसका ब्रेक डाउन होगा ए और बी, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, कितने में भी यहाँ पे क्या होगा, एक, दो या तीन में टूटेगा। तो दो रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन गिव्स सिंपल प्रोडक्ट इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे कोई भी एक सिंगल रिएक्टेंट, दो प्रोडक्ट हो सकते हैं, तीन प्रोडक्ट होंगे, उनमें क्या होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दो मिलके एक बनाएंगे, और डीकम्पोजिशन में क्या होगा, एक से दो बनेंगे, तीन बनेंगे, यहाँ पे टूटेंगे चीज रिएक्शन। देखिए ध्यान से समझो। पहले मैं जैसे कि जैसे आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, लाइन टू लाइन वही चीजें, वही कॉन्सेप्ट हम बाइलिंगुअल डिस्कस में, एक एक फॉर्मूला, एक एक चीजें, वो कोई भी यदि की पॉइंट है तो वो भी मैं साथ में आपके साथ डील करूंगा। तो चलिए ये हम बात करते हैं। जैसे देखो, इक्वेशन के हेल्प से मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे चीजें आपको और अच्छी तरह क्लियर होगी, बहुत ही प्यारे तरीके से। यदि मैं बात करूं फेरस सल्फेट, FeSO4, यहाँ पे टू क्यों लगा रखा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, केमिकल रिएक्शन को एक दोनों तरफ इक्वेट करने के लिए, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, बैलेंस करने के लिए, तो वो टू लगा हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। अभी आपको सिंपल यदि हम बात करें, एक कोई मान लो फेरस सल्फेट है, इसको जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो वाटर है वो क्या होगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर तो हट जाएगा। फिर ये चेंज होता है, जब भी हम फेरस सल्फेट को क्या करेंगे बच्चे, गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो ये तीन चीजों में टूटता है। यहाँ पे कौन कौन सा, एक है आपका कौन सा, फेरिक ऑक्साइड, एक है वो आपका सल्फर ऑक्साइड, और एक है आपका सल्फर, एक तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और एक है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जब भी हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये तीन चीजों में टूटता है। एक है आपका फेरिक ऑक्साइड, एक है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, और एक है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। तीन में ये विभाजित होता है। ये दोनों सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों क्या आपके गैस के फॉर्म होते हैं, जबकि आपको यदि हम बात करें फेरिक ऑक्साइड, ये आपका सॉलिड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे भी कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी, वही डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वही यहाँ पे फेरस सल्फेट एक रिएक्टेंट तीन प्रोडक्ट में टूट गया, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको भी हमने क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल हम देखते हैं, और देखिए एग्जांपल, यदि आप बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या एक लाइम स्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट है। यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या देते हैं, हीट देते हैं, मतलब जब भी हम इसको हम गर्म करते हैं, तो ये किस किस में टूटता है यहाँ पे, तो ये टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं लाइमस्टोन, और CaO कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम।
तो जो लाइमस्टोन वो दो चीजों में टूट रहा होगा, कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यदि हम यहाँ पे बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम या बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और ये किसके काम में आता है, ये सीमेंट बनाने के काम में आता है। वहीं यदि हम बात करें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, इसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। और ये किस में काम आता है, चाहिए हमारी दीवारों पे पेंट वगैरह करते हैं ना, उसमें काम आता है ये आपका। ठीक है, दोनों चीज अलग, ध्यान है ना। कैल्शियम ऑक्साइड को तो हम बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना, कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं भुजा हुआ चूना। भुजा हुआ चूना मींस कैल्शियम कार्बोनेट या फिर बोलते हैं लाइमस्टोन, ये काम आता है दीवारों पे वॉल पट्टी करते हैं ना, उसमें काम आता है। और यदि हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम या फिर बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना, ये किस लिए काम में आता है, ये काम आता होगा सीमेंट बनाने, फैक्ट्री वगैरह में, सीमेंट की फैक्ट्री में काम आता है। क्लियर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्या हुआ आपका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। और एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल की बहुत सार कर देंगे, जितना आपको समझना उतना समझिए समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या एक लेड नाइट्रेट है, क्या हमारे पास लेड नाइट्रेट है, उसको क्या कर रहे हैं, मान लो हम गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो बच्चे किस किस में टूट जाएगा, तो ये आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तीन चीजों में यहाँ पे ये विभाजित होता है। जो आपका लेड नाइट्रेट है, तो जब भी इसको हम गर्म करते हैं, जब भी इसको हम हीट देते हैं, तो ये तीन चीजों में विभाजित होता है। कौन कौन सा, लेड ऑक्साइड, एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपकी गैस के फॉर्म में होती है, और एक होती है आपकी ऑक्सीजन। ये तीन चीजों में टूटता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट और देख लो एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, क्या आपके पास, मान लीजिए आपके पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, और इसको क्या कर रहे हैं आप, गर्म कर रहे हैं। तो जब भी आप गर्म करोगे तो सिल्वर क्लोराइड है वो बच्चा पे दो चीजों में टूटेगा, एक तो आपका सिल्वर में और एक आपका क्लोराइड में। ठीक है, तो या फिर सिंपल इसको हम मान लो गर्म कर रहे हैं, तो जो आपका यहाँ पे भी क्या होगी, वही डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। जैसे ही आप हीट दोगे सिल्वर क्लोराइड को, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिल्वर क्लोराइड दो चीजों में टूट जाएगा, एक तो आपका सिल्वर में और एक क्लोरीन में। जो सिल्वर में टूटेगा वो आपका सॉलिड स्टेट में टूटेगा, और क्लोरीन आपकी गैस की फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे भी क्या होगी, आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। तो ये तो गई डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मैंने आपको एग्जांपल के फॉर्म में समझा दिया, और सिंपल मैंने आपको बताया था। यहाँ पे क्या होगा, एक रिएक्टेंट दो या दो ज्यादा प्रोडक्ट में विभाजित होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या विस्थापन हो, किसका विस्थापन होगा वो देखो, देखिए ध्यान से। यदि हम बात करें डिस्प्लेस रिएक्शन में क्या होता है, सिंपल मैं आपको रिएक्शन की फॉर्मेट बता दूं, जिससे चीज आपको अच्छी तरह समझ में आए, आपको जो कॉन्सेप्ट उस पर आपकी ग्रिप बन सके अच्छी तरह, वो समझो। ये आपको बुक में नहीं दिया हो, लेकिन ये चीजें समझना थोड़ा तरीके से समझनी पड़ेगी, जिससे चीज आपको समझे अच्छी तरीके से आई। जैसे मान लो कोई इक्वेशन है, ए कोई एलिमेंट हमने मान लिया, एक एलिमेंट बी और सी के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। मान लीजिए ए क्या है, ज्यादा रिएक्टिव किससे बच्चे, बी से। तो ए क्या करेगा, यदि ज्यादा रिएक्टिव बी से, तो ए क्या करेगा, बी को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, और ए क्या करेगा, कैल्शियम साथ में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया इसने, ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों डिस्प्लेस कर दिया, हर कोई कर सकता है कि डिस्प्लेस नहीं कर सकते, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। बिल्कुल उसमें ज्यादा पावर होगी, वो ज्यादा रिएक्शन करेगा, तो कम डिस्प्लेसमेंट वाला एलिमेंट को वो डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या डेफिनेशन होगी यहाँ पे, व्हेन ए relatively more reactive element displace a less reactive element from its compound, it is called a displacement reaction। तो जब भी किसी रिएक्शन में जो हाई डिस्प्लेसमेंट वाला एलिमेंट है, वो क्या करेगा, लेस डिस्प्लेसमेंट वाले एलिमेंट को क्या करेगा, वहां से डिस्प्लेस करेगा। उसी प्रोसेस को हमने बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हम दो टाइप भी पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे सिंपल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन, एक सॉरी सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकंड हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करेंगे, एक से ज्यादा एलिमेंट क्या करेंगे, एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक चीज ये भी दे रखी है, ये आपको क्लास 10 में नहीं मिलेगी, ये आपको आगे 12 में पढ़ोगे तब मिलेगी, लेकिन इसका आप यही पढ़ लो, चीजें आपको और अच्छी तरह समझ में आएगी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे ग्रिप बन सके जो मैं चाह रहा हूँ। तो ये क्या आपकी रिएक्टिविटी सीरीज एलिमेंट की मीन्स, ये जब नीचे से ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपका रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। सब ज्यादा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक,
आयरन। तो इस तरह आपको क्या है ये बच्चे, सारी आपकी रिएक्टिविटी सी है। किस तरह थोड़ी ट्रिक दे रहा हूँ, याद कर लेना। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्योंकि है आगे और पटाऊ। ठीक, और अपनी कुछ भी ट्रिक बना सकते हो। आप देखिए इससे होगा क्या। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। तो सिंपल एक बेसिक थॉट तो आ गया होगा आपके दिमाग में। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम सुन के कि यहाँ पे क्या होगा, एक एलिमेंट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब एक आदमी अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा, एक एलिमेंट यहाँ पे अपनी जगह खिसकेगा, और यदि कोई खिसकेगा तो उसकी जगह कोई और आएगा खिसकाने वाला। भाई जो खिसका रहा किसी को अपनी पोजीशन से, तो वही तो आएगा, तभी तो खिसका रहा वहां से। तो देखिए एग्जाम्पल से देखिएगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। यदि हम बात करें, मान लीजिए देखो एग्जाम, व्हेन एन एट आयरन nail is added to the aqueous solution of copper sulfate, iron replace copper from to ferrous sulfate in which the what blue solution turn light green and the color of the nail turns reddish brown। बिल्कुल सही। देख क्या बोला गया है, सिंपल मान लीजिए आपके पास क्या है, एक परख नली है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया कर रखा, हमने उसमें कॉपर सल्फेट का विलेन भर रखा, ठीक है, और उसमें क्या कर दिया, हमने एक लोहे की कील डुबे दी। तो यहाँ पे क्या किया, जैसे हमने लोहे की कील डुबी, तो ये जो कॉपर सल्फेट का विलेन है ये क्या करेगा, इस लोहे की कील से रिएक्शन करेगा। और जैसे ही जो लोहे की कील और कॉपर सल्फेट के विलेन से रिएक्शन करेगी, तो यहाँ से क्या करेगी, जो आयरन है वो क्या करेगा, यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे कॉपर अकेले बच जाएगा, और जो आयरन खुद क्या करेगा, सल्फेट के साथ में क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जनरली आपका जो कॉपर सल्फेट का जलीय विलेन था, इसमें से क्या किया, जैसे हमने लोहे की कील को डाला, तो यहाँ पे आयरन ने क्या किया, कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, खुद क्या किया, सल्फेट जाके जाके उसने अपना कंपाउंड बना लिया। और यहाँ पे साथ साथ में क्या हुआ, जो पहले पानी था आपका ग्रीन ब्लू था, वो धीरे धीरे किस में भी कन्वर्ट हो गया, आपका ग्रीन में भी कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसमें जनरली क्या हुआ यहाँ पे, भाई जो आपकी एक लोहे की, यहाँ पे आपकी लोहे की कील है, और इसको हमने किसमें डाला, कॉपर सल्फेट के विलियन में। तो इसने क्या किया, आयरन ने कॉपर कहाँ से डिस्प्लेस किया, और खुद आयरन साथ जाके, फिर खुद सल्फेट जाके जाके ऐड हो गया। तो इससे क्या बन गया आपका आयरन सल्फेट, और साथ साथ में कॉपर है आपको अलग से है ही भाई, कॉपर को अलग कर दिया, कॉपर को अलग दोस्ती थी, लेकिन जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, तो इसलिए आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट को अपनी जगह से हटा दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसमें क्या होता है आपका। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सॉल्यूशन। बिल्कुल सही भैया। तो सिंपल क्या हुआ, यहाँ से लोहे ने क्या किया, कॉपर को अपनी जगह से विस्थापित कर दिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पे केवल एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ, कौन सा, कॉपर, और एक नहीं किया किसने, आयरन ने, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यदि हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, तो वहां पे क्या होगा, दो एलिमेंट डिस्प्लेस करेंगे, तो दो एलिमेंट ही डिस्प्लेस होंगे। कैसे होंगे, क्या करेंगे, वो चीज भी हम देख लेते हैं। तो चलिए भैया देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगा क्या एक्चुअल में आपका, यदि हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जैसे मान लीजिए आपकी कोई प्रोसेस है, ठीक है, ए बी, जैसे मान लिया आपकी कोई दो एलिमेंट आपस में इस तरह ऐड हुए, ए बी और सी डी। एक मिनट रुकना। इसके अंदर से काम नहीं कर रहा।
चलो ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए आपके एक एलिमेंट ये कंपाउंड हो गया ए बी, एक कंपाउंड हो गया सी डी। तो यहाँ पे क्या किया, ए ने क्या किया, ए क्या ज्यादा रिएक्ट है से सी से, तो क्या होगा, ए कॉम्बिनेशन हो गया डी के साथ और बी का कॉम्बिनेशन हो गया सी के साथ। तो यहाँ से क्या कंपाउंड होने आपका बी सी प्लस ए डी। चलिए इसको एग्जांपल समझिए और क्या होता क्या है। जनरली देखिए समझिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसमें क्या होगा, जो अभिकारक है, जो आपके रिएक्टेंट में आपस में क्या होगा, आपस में डिस्प्लेस होगा और डिस्प्लेस होकर एक दूसरे से डिस्प्लेस करके दूसरे के साथ जाके रिएक्शन करेगा। जो हाई रिएक्टिव होगा कम रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से डिस्प्लेस कर देगा, तो जो कम रिएक्टेंट वाला है वो दूसरे से रिएक्ट कर लेगा। तो वहां पे हम इसको क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यदि दो एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक ही एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होता है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए एग्जांपल समझेंगे, कोर्स कीजिए, एग्जांपल चीजें आपकी और अच्छी तरह क्लियर होगी यहाँ पे। देखिए यदि हम बात करें जनरली, आपके पास मान लीजिए एक सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जब भी हम इसको क्या करते हैं, बेरियम क्लोराइड में मिलाते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, जो सोडियम है, क्या बच्चे यहाँ पे जो सोडियम है वो क्या है आपका, यहाँ पे बेरियम से ज्यादा क्या बच्चे आपका ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, खुद क्या करेगा, बेरियम को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, और सोडियम क्या करेगा, खुद कैल्शियम के साथ जाकर क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा। और इसके अलावा क्या बचा, सल्फेट बचा, और सल्फेट और बेरियम बचे हुए ये दोनों में आपस में रिएक्शन कर लेंगे। तो यहाँ से बन जाएगा आपका बेरियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे दो दो एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट हो गए, दो को डिस्प्लेस किया, तो इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे जनरली हम क्या करते हैं, जो BaSO4 है, बेरियम सल्फेट बच्चे, एक तो ये बना और एक क्या बना आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पे इस साइन का मतलब मैंने आपको समझा दिया था, एस मतलब होता है सॉलिड, और ए क्यू मतलब होता है आपका एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई बस। नेक्स्ट नेक्स्ट रिएक्शन बच्चे आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, उपचयन और अपचयन रिएक्शन। तो इन दोनों पहले डिफरेंस समझिए होती क्या है, फिर ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, ये यदि इनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है तो इनको ही देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो यदि हम बात करें ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सबसे पहले वो रिएक्शन जिसमें क्या होता है बच्चे, या तो क्या होता है बच्चे, ऑक्सीजन का गेन होता हो, या तो ऑक्सीजन ऐड होती हो, या फिर क्या होता है उसमें इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन का लॉस होता हो। भाई एक चीज तो होगी, या तो आपको इक्वेशन देखना मिलेगा कि जो ऑक्सीजन है उसका गेन हो रहा है, ऑक्सीजन आपकी ऐड हो रही है, या फिर आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन क्या हो रहा है अच्छे, लॉस हो रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं अच्छे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, ऑक्सीकारक अभिक्रिया बोलते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं द रिएक्शन इनमें देयर इज ए लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता हो, ऑक्सीजन का लॉस होता हो, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का क्या होता हो, गेन होता हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चे, रिडक्शन रिएक्शन, उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चे, अपचयन अभिक्रिया। तो सिंपल क्या बोल दिया मैंने, सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता हो, या फिर हम बोल सकते हैं सेकेंडली कि इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का लॉस होता हो। सेकंड बच्चे रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है बच्चे, यहाँ पे क्या होता है, या तो आपका ऑक्सीजन का लॉस होता हो, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का लॉस, सॉरी गेन होता हो, ठीक है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगी, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिड्यूस होगी। यदि ऑक्सीजन ऐड होगी तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, और यदि ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का गेन होगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना देखो, ठीक सभी का। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये वाला प्रैक्टिकल थोड़ा समझाते हैं यहाँ पे, इसको समझिए, ये प्रोसेस से चीज समझ में आएगी, नहीं ऐसे आपको सीधे समझ में नहीं आती। चलिए अच्छे देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक कॉपर चूर्ण है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक कॉपर का सॉल्यूशन है। अब इसको क्या किया हमने, सिंपल कॉपर सॉल्यूशन को आराम से रख दिया, तो क्या होगी, हमारे एयर में क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, इससे कॉपर से रिएक्शन होगी, और कॉपर के ऊपर क्या होगी, काली परत चढ़ जाएगी, उससे क्या बनेगा बच्चे, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो क्या बनेगा यहाँ से, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और किसकी
तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुई, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, यहाँ पे काला 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 पड़ जाए तो इसके ऊपर। यदि हम क्या करें, सेकेंडली ये जो कॉपर ऑक्साइड का जो आपका सोल्यूशन बना है, यदि इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं हाइड्रोजन से, या फिर हम बोल सकते हैं कॉपर ऑक्साइड पे यदि हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करा दें, ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, तो यहाँ से क्या होगा बच्चे, कॉपर अलग बन जाएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो ऑक्सीजन हुआ बच्चे हाइड्रोजन में क्या हुआ, यहाँ पे ऐड हुई, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सॉरी, यहाँ पे ऐड हुई तो ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन हुई ना कॉपर से, तो ये क्या हो गया, यह सिंपल हम बोल सकते कॉपर का तो हुआ रिडक्शन, लेकिन हाइड्रोजन में ऐड हुई तो हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीडेशन। दोनों चीज होगी यहाँ पे एक तरह से। तो सिंपल सा क्या हुआ, यदि किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसे हम ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, यदि किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का लॉस होता है तो उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, क्लियर सभी का ये चीज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों चीजें होती है। यदि किसी अभिक्रिया में अपचयन भी होता है, अपचयन भी होता है, या फिर बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, दोनों चीजें होती है एक साथ, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोल सकते हैं बच्चे क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। उस टाइप की रिएक्शन क्या करेंगे बच्चे, रेडॉक्स रिएक्शन। भाई या तो रिएक्शन में केवल ऑक्सीडेशन ऐड, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी तो वो हो जाएगी आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या फिर किसी रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का लॉस होगा, उसे हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन, या फिर दोनों हो सकते हैं, ऑक्सीजन ऐड भी हो सकती है और ऑक्सीजन लॉस भी हो सकते हैं अलग अलग एलिमेंट में एक ही रिएक्शन में, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिडक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए अभी हमने प्रोसेस ली थी, अभी जब हमने प्रोसेस ली थी यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड में क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट होगा, सिंपल कॉपर। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का लॉस हुआ, यहाँ पे क्या बच्चे आपका ऑक्सीजन का लॉस हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, यहाँ पे इसको बोलेंगे रिडक्शन, इसको हम बोलेंगे बच्चे क्या सी, रिडक्शन रिएक्शन, अपचयित रिएक्शन। और यदि हम बात करें हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में बच्चे क्या हुआ, ऑक्सीजन का ऐड हुआ, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और ये दोनों एक ही अभिक्रिया में हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हमने बोल दिया क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। ये दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो, यदि ऑक्सीजन ऐड होगी तो ऑक्सीडेशन, यदि ऑक्सीजन रिमूव होगी तो रिडक्शन, यदि ऑक्सीजन की कहीं पे बात नहीं की गई है तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी कर दो ऑक्सीजन की। कैसे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन आपकी ऐड हुई थी, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का लॉस होगा। सेकंड थी यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा था, तो इसकी जगह हम बोल सकते हैं कि वो रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन का गेन हो। ठीक है, तो बात एक ही, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होने का। नेक्स्ट एक और प्रोसेस बच्चे अभी कौन सी, कोरोजन। तो चलिए देखते हैं इस प्रोसेस में होता क्या है। जनरली हम देखेंगे कि जैसे मान लो आप मार्केट से कोई भी सामान लाते हो लोहे का, तो लोहे का सामान लाओगे आप, नया नया सामान लाओगे, बिल्कुल चमक देगा, बिल्कुल भैया बिल्कुल नई फिनिशिंग लाइन, बिल्कुल नई साइन देगा। लेकिन कुछ समय पश्चात आप देखोगे उस जो लोहा होता है उसकी चमक धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे वो भूरा भूरा लाल लाल रंग का होने लग जाता है, और उसी प्रोसेस को आप जानते हो क्या बोलते हैं, लोहे पे जंग लगना। जनरली बात करते हैं लोहे पे जंग क्यों लगती है, जब भी लोहा भाई एयर के कांटेक्ट में तो है ही है, यदि उस मॉइस्चर आ जाए, पानी की मात्रा आ जाए, तो क्या होता है, लोहे पे जंग लगना स्टार्ट होती है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं अच्छे, कोरोजन बोलते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, वहां पे कोरोजन में होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसी तरह यदि बात करें, एक और होती है रेंसिडिटी, एक होती है रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। इसमें क्या होता है देखिए, जनरली हम बात करें कि जैसे मान लो आपके ऑयली फूड है या फैटी फूड है, तो लोग क्या करना है, आपको हमें उनको चीजों को लंबे समय तक सही तरह रखना है कि उनका स्वाद भी बना रहे और उनमें गंध भी नहीं आए। लेकिन आप देखोगे कि जैसे तेल की चीज है, कोई फैट की चीज है, जब भी हम कुछ टाइम बाद तक ज्यादा रखते हैं तो वो क्या होता है, बाद से वहां से कुछ स्मेल से आना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो यद क्योंकि वहां पे भाई ऑक्सीजन तो उनको मिलेगी नहीं बार बार, तो आपने देखोगे जैसे चिप्स वगैरह का पैकेट होता है, तो उसमें से क्या करते हैं फैक्ट्री में कि जब वहां से क्या होंगे, उस पैकेट में से ऑक्सीजन को तो निकाल लिया जाता है और वहां पे नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिससे क्या होगा, नाइट्रोजन गैस से क्या होगा, वो रिएक्शन कम करेगी और आपका
जो चिप्स कुरकुरे है वो क्या होंगे बच्चे, खराब नहीं होंगे। इस तरह उससे हम नाइट्रोजन गैस पर तभी देखते हो फूली रहती है आपकी, कुरकुरे वगैरह फूली रहती है, इसी वजह से तो फूले हुए रहते हैं चीजें। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर बच्चे कंप्लीट। लेक्चर नंबर ये हो गया आपका सेकंड मीन्स चैप्टर फर्स्ट बच्चे आपका कंप्लीट हो गया। मेरी तरफ से कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट के 2 लेक्चर में वो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर था आपका केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था रिएक्शन के बारे में कि किस तरह हम केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। फिर उसको हमने देखा था कि एलिमेंट का नाम ना लिख के वहां पे हम सिंबल के रूप में कैसे लिख सकते हैं। फिर हमने देखा था कि जैसे हमने सिंबल के रूप में इक्वेशन रख दिया तो तीर का निशान क्या मतलब है, प्लस माइनस का मतलब क्या, वो देखा था। फिर हमने इक्वेशन को इक्वेट करना सीखा था, कह सकते हैं बैलेंस करना सीखा था, किस तरह हमको बैलेंस करनी है। उसके बाद हमने टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था। सबसे पहले कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वहां पे दो या दो ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, वो दे दिया आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्बिनेशन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में तोड़ता है। उसके बाद हमने पढ़ी थी आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में या तो ऑक्सीजन का ऐड होगा या फिर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का लॉस होगा। सेकंड हम बात करें रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में या तो ऑक्सीजन का लॉस होगा या फिर इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का ऐड होगा। और यदि किसी प्रोसेस में ये दोनों प्रोसेस हो जाएगी, यदि किसी इक्वेशन में क्या होगी या किसी समीकरण में या किसी प्रोसेस में यदि ये दोनों प्रोसेस हो गई रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो उसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद हमने पढ़े बच्चे यदि किसी में आपकी मान लो हीट देनी पड़ रही थी तो वहां पे हमने पढ़ा था ना ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी वो पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, ये हमने चीजें देख ली आपकी सिंपल बिल्कुल बेसिक। आई थिंक इसमें आपको अब कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी सारी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर सभी का यहाँ तक, आई थिंक यहाँ तक सभी का क्लियर होगा। यदि कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे फिर आपसे एक और नई शानदार वीडियो में। ये क्रम इस तरह चलता रहेगा। तो क्लास 10 की एनसीईआरटी होगी, उसके बाद 11 12 की मैं अभी कुछ दिनों बाद स्टार्ट कराने वाला हूँ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि क्या कीजिएगा, आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर आपसे एक और नई शानदार वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।